हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्री कॉन्सेप्ट। तो आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं सोइल वेदरिंग। तो वेदरिंग से हम सोइल कैसे बनती है, रॉक से वेदरिंग होकर सोइल कैसे बनती है, फिजिकल वेदरिंग है, केमिकल वेदरिंग है, बायोलॉजिकल वेदरिंग है। तो इन सभी के बारे में आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से मैं पहले आपको बता दूं कि हमने इससे पहले कवर कर चुके हैं सोइल प्रोफाइल और सोइल हॉरिजॉन्स का जो लेक्चर है, उनके ऊपर जो सेशन है वो हो चुके हैं। अगर आपने वो जाके नहीं देखा तो आप वो जाके पहले देख सकते हैं। इसके लिए हमने अलग से जो प्लेलिस्ट है वो सोइल साइंस के नाम से बना दी है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। साथ में अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर ले, ताकि आने वाले जितने वीडियो है उनके जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और अगर इस सेशन की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दी गई है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको ये पीडीएफ साथ साथ में जो डेली बेसिस पे क्विज होते हैं वो भी आपको वहाँ पे असेस करने को मिल सकते हैं। तो इस सेशन को चलो स्टार्ट करते हैं। सेशन को मैं आपको पहले बता दूं, सेशन को आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो जा सके और जो लोग हैं इसका बेनिफिट उठा सके। साथ में अगर आपकी कोई क्यूरी, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पे लिख सकते हो। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले सोइल फॉर्मेशन की, सोइल कैसे बनती है, फिर उसके बाद में जो सोइल वेदरिंग है उन सभी के बारे में बात कर लेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन देखेंगे सोइल की जो डेफिनेशन है वो क्या है। तो द अपर लेयर वेदर्ड लेयर, या अपन बोल सकते हैं द अपर लेयर या वेदर्ड लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कोल्ड सोइल, जो कि ऊपर की जो भाग है, जो कि यहाँ पे हम कल्टीवेशन कर सकते हैं एक तरीके से, जिस जिस पार्ट के सोइल के ऊपर जहाँ पे क्रॉप इजीली ग्रो कर सकती है, या जो वेदरिंग होके जो लेयर बनी है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, सोइल बोल सकते हैं। एक होता है एडोफोलॉजी, द स्टडी ऑफ सोइल इज कॉल्ड एडोफोलॉजी। स्टडी ऑफ सोइल इज नोन एज एडोफोलॉजी। कब बोलेंगे, जब उसको रिलेशन टू प्लांट्स या क्रॉप्स के रिलेशन में अगर आप बात करेंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एडोफोलॉजी बोलेंगे। वही है, एक होता है, एक तो एडोफोलॉजी हो गया, एक होता है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी होता है जिसको जब हम सोइल का डेफिनेशन आएगी, द स्टडी ऑफ सोइल इन रिलेशन टू द, अपन कंस्ट्रक्शन या बात कर सकते हैं, या अपन रोड मेकिंग या उन सब चीज़ों के रिलेशन में अगर बात करते हैं तो वो पेडोलॉजी के अंदर आएगा। वही जो अगर बात करते हैं, सोइल की स्टडी करते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड या क्रॉप से रिलेटेड या प्लांट से रिलेटेड, तो वो आएगा एडोपोलॉजी। तो ये इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये दो डेफिनेशन है। अगर एग्रीकल्चर का उसमें नाम आएगा, क्रॉप्स का नाम आएगा, तो आपको एडोपोलॉजी उसके अंदर आंसर करना है। वही अगर आपके अंदर सिंपल डेफिनेशन आती है स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज, तो आपको एडोपोलॉजी उसके अंदर करना है, सॉरी पेडोलॉजी आपको उसके अंदर करना है। अब ये यहाँ पे दिया हुआ है कि हाउ सोइल फॉर्म, की सोइल कैसे बनती है वो इसके अंदर बता रखा है। तो इसने ये बता रखा है मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। वैसे भी हमारे को पता है कि हज़ारों साल लग जाते हैं सोइल, 1 सेंटीमीटर सोइल बनने में भी, तो इसमें टाइम लगता है। तो ओवर मिलियंस ऑफ ईयर द फोर्सेस ऑफ वेदर एंड इरोजन स्लोली बट कॉन्स्टेंटली हैव प्रोड्यूस ए लेयर ऑफ ब्रोकन पीसीस ऑफ रॉक ऑल ओवर द अर्थ सरफेस। द साइज ऑफ दिस रॉक स्पीसीज वेरी फ्रॉम boulder to the finest bits. The layer composed of pieces of rock is called as rock mantle. अब ये कहना चाह रहा है कि जैसे कि नीचे क्या होता है, नीचे की अपन सोइल के नीचे की बात कर ले, या तो हम नीचे जब सोइल के अंदर गड्ढा खोदते हैं तो हमें एंड में क्या जो एक तरीके से रॉक सरफेस है वो आ जाती है। हम जगह से 250 फीट या 300 फीट अगर नीचे हम सोइल के जाते हैं। वही अपन प्लांट जैसे बात कर लेते हैं, माउंटेन्स वगैरह की बात कर लेते हैं, या हिमालयस वगैरह की बात करते हैं, वहाँ पे भी रॉक्स होते हैं। अब उनकी क्या होता है, जो मिलियंस ऑफ ईयर में धीरे धीरे उनकी क्या वो वेदरिंग होती है। वेदरिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ का ब्रेक डाउन होना, मतलब रॉक्स वगैरह का ब्रेक डाउन होना, लार्ज पार्ट से लेकर स्मॉल पार्ट में। और धीरे धीरे इन इन सब प्रोसेस में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, या सालों लग जाते हैं, हज़ारों साल लग जाते हैं। तो इनका क्या है, धीरे धीरे वाटर या विंड के फोर्स से क्या है ब्रेक डाउन होता है धीरे 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 धीरे। फिर पहले छोटा पार्टिकल, बड़ा पार्टिकल होता है, फिर उसका और छोटा, फिर उससे भी छोटा पार्टिकल होता है, फिर उसके ऊपर और छोटा पार्टिकल। तो ऐसे करके इनके ऊपर जो वेदरिंग होती है वो तो हमारी क्या है, हमें एक तरीके से सोइल आखिरी में मिलती है। और जो इसका मेन जो मटेरियल है या पेरेंट मटेरियल है, तो किस चीज़ से सोइल बनती है, तो उसको अपन बोल सकते हैं रॉक मेंटल बोल सकते हैं, या फिर अपन उसको रॉक भी बोल सकते हैं। तो इसमें जो लिखा हुआ था वो मैंने आपको समझा दिया। तो एज द फोर्सेस ऑफ विंड एंड वाटर गो ऑन द ब्रेकिंग एंड द डिकम्पोजिशन ऑफ द रॉक मेंटल, ए लेयर ऑफ फाइन लूज मटेरियल इज फॉर्म्ड। दिस इज रेफर टू एज सोइल। इट इज मेड अप ऑफ टाइनी ग्रेन्स ऑफ द रॉक्स एंड मटेरियल। जो मैंने अभी बताया वही है कि इसके अंदर विंड और वाटर का क्या होगा, फोर्स रेगुलरली एक्ट करते रहेंगे धीरे 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 धीरे, और कुछ हज़ारों सालों के अंदर क्या होगा, ये जो बड़े पार्टिकल्स है ये फाइन सोइल के अंदर धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, द नेचर प्रोसेस ऑफ वेदरिंग and erosion bring about important changes on the surface rocks. These processes consistently break, carry off, and deposit loose surface material from where they are formed to the other places. The continued action of the water and wind change the rock piece into a finer particle, thus forming
बाउल्डर्स, ग्रेवल एंड सैंड एंड क्ले। ये बात कर रहा है कि हमें जो सोइल देखने को मिलती है, तो 3 टाइप्स की सोइल देखने को मिलती है। एक तो उसके अंदर सैंड मिलती है, एक हमें मिलती है उसके अंदर क्ले सोइल देखने को मिलती है, एक होती है ग्रेवल। ग्रेवल वो पार्ट होता है जब वो एक तरीके से पूरी तरीके से सोइल में जब कन्वर्ट नहीं होता रॉक, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रेवल। उसके अंदर छोटे छोटे पीसीस होते हैं, वो रॉक्स के आपको या पत्थर के देखने को आपको मिलेंगे। सैंड है जो थोड़ी बहुत इतनी फाइन पार्टिकल नहीं होता, ये थोड़ा मोटी जो ग्रेन्स होते हैं सोइल के, उनको सैंड बोलते हैं। वही जो फाइन फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो हम उसको क्ले बोल सकते हैं। और ये क्या होते हैं, जो एयर और वाटर है इनके साथ साथ में ये ब्रेक डाउन तो होते हैं, साथ में ये क्या कैरी ऑन भी हो सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भी जाते हैं। जैसे वाटर के साथ, जैसे हिमालयन से आप देखते हो कि पानी नदियों में बहता है, तो वो हिमालय से निकलते हुए ये पत्थर कई जगह दूसरी जगह चले जाते हैं, या अदर स्टेट के अंदर चले जाते हैं, प्लेन एरिया के अंदर चले जाते हैं। वही विंड के साथ भी ये कई चीज़ें यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाती है, और फिर धीरे धीरे इनका ब्रेक डाउन होता रहता है, या जितने भी फोर्सेस है वो इनके ऊपर एक्ट करते हैं, फिर जाके ये सोइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ इसमें लिखी हुई थी। फिर नेक्स्ट बात करेंगे, to these surfaces materials are added to the decayed remains of the plants and animal called humus. Organic substances are returned into the soil after they decompose because of their fine texture. These enable the soil to hold much water. अब ये कहना चाह रहा है कि ये जितने भी मटेरियल्स वगैरह है, दी सरफेस मटेरियल आर एडिड टू द डीके रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये कहना चाह रहा है कि जितने भी हमारे प्लांट्स वगैरह है या एनिमल्स है वो मर जाते हैं। जब एनिमल वगैरह को हम क्या करते हैं, कई बार जो जंगल में तो खैर वो सरफेस पे ही पड़े रहते हैं, फिर उनके ऊपर क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह एक्ट करते हैं। वही प्लांट्स वगैरह भी देखते हैं, तो जंगल में क्या होता है, कभी हवा के कारण प्लांट गिर जाते हैं, या प्लांट क्या होता है उनकी एज हो जाती है, तो वो बूढ़े हो जाते हैं, तो वो गिर गिर जाते हैं, उनकी लीव्स नीचे गिरती रहती है, तो उनके ऊपर क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंगस है, अर्थवॉर्म है, या बैक्टीरियास है, तो ये क्या करते हैं, इनके ऊपर रेगुलरली इनको क्या है डिकम्पोज करते रहते हैं। डिकम्पोज करते करते रहते हैं, तो साथ में इनके एक प्रोडक्ट बनता है जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, ह्यूमस। अब ये ह्यूमस की क्या कैपेसिटी होती है, ह्यूमस की कैपेसिटी होती है कि ये फाइनर इन नेचर होती है और डार्क कलर की होती है, मतलब पतली छोटे छोटे पार्टिकल्स की ये होती है। और ये क्या करती है, एक तरीके से ब्लैक सोइल जो अपन देख सकते हैं या क्ले सोइल बनाने में ये क्या करती है, हेल्प करती है। और इसकी जो कैपेसिटी है, जिस सोइल के अंदर ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा है या ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ज़्यादा है, उस सोइल की कैपेसिटी होती है कि वो अच्छी तरीके से वाटर को होल्ड कर सकती है, क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल की साइज होती है वो फाइनर होती है, और छोटी छोटी पार्टिकल होती है, और इसके अंदर जो पोर स्पेस है, माइक्रो और मैक्रो पोर्स है, वो ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए उनकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन चीज़ों को देख रहे हैं कि ये क्या करते हैं, जो फाइनर ये रॉक्स के पार्टिकल है वो धीरे धीरे वेदरिंग होके आते हैं, और ये क्या है, जो ह्यूमस होती है जो कि एनिमल और जो हमारे प्लांट्स हैं उनके डीके के अंदर जो मिल जाती है, ह्यूमस के साथ ये मिल जाते हैं, फिर एक सोइल है उसका फॉर्मेशन ये लोग करते हैं। लोग तो क्या है, खैर बिना लोग ही है ये तो। चलो फिर बात कर लेते हैं, हाउ सोइल इज फॉर्म, सोइल कैसे बनती है। वो तो बार बार वही बात करते जा रहे हैं हम कि सोइल कैसे बनती है, मैंने आपको बता दिया है। सोइल इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग, द ब्रेकडाउन ऑफ सोइल इज कॉल्ड वेदरिंग। जो सोइल का ब्रेकडाउन ऑफ सोइल तो क्या बोलेंगे इसको, जो अपन रो बोल रहे हैं, रॉक्स का अगर ब्रेकडाउन होता है तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से वेदरिंग बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेदरिंग। जैसे 3 प्रकार की होती है, तीसरी है वो बायोलॉजिकल वेदरिंग है। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग भी आप इसके अंदर ऐड कर लेना, उसके अंदर कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है, वो आपको मैं एक टाइम में बता दूंगा 2 शब्दों में। तो मैकेनिकल और केमिकल वेदरिंग है, वो थोड़ा बड़ा पार्ट है, वो चीज़ समझने लायक है। केमिकल और बायोलॉजिकल वेदरिंग तो खैर इतना नहीं है। तो आप पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, इजीली आपको समझ में आएगा। कोई चीज़ ऐसी है या कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, तो उसमें इंक्लूड नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा बोल के, और तो आप इसको अपनी जो कॉपी है या नोटबुक है उसके अंदर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो मैकेनिकल वेदरिंग की सबसे पहले बात करेंगे, फिर उसके बाद में केमिकल वेदरिंग की बात करेंगे, उसके बाद में जो हमारी जो बायोलॉजिकल वेदरिंग है उससे हम बात करने वाले हैं। तो कई बार क्वेश्चन भी ऐसे भी आ जाता है कि हाउ कितनी प्रकार की जो वेदरिंग है वो होती है, तो आपको 3 प्रकार की जो वेदरिंग है वो बताना है। बायोलॉजिकल हो जाएगी, मैकेनिकल हो जाएगी और केमिकल हो जाएगी। मैकेनिकल वेदरिंग के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि ये मैकेनिकल प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आने वाली है, जिसके अंदर हमारा जो टेम्परेचर वो आ जाएगा, रेन आ जाएगा, स्नोफॉल आ जाएगी, या विंड आ जाएगा। विंग नहीं है, ये विंड है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आ जाएंगे। मैकेनिकल वेदरिंग का इसके अंदर जो डेफिनेशन है वो थोड़ी बहुत देख लेते हैं, फिर उसके आदमी इसको जो कंटिन्यू अपन करेंगे। तो मैकेनिकल वेदरिंग इंक्लूड प्रोसेस दैट ब्रेक द रॉक्स टू पीसीस विदाउट चेंजिंग देयर केमिकल कंपोजिशन। ये मैकेनिकल वेदर वो प्रोसेस है जिसके अंदर ये कहता है जो रॉक्स वगैरह है उनको जो ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे पार्ट्स में, और उसका जो केमिकल कंपोजिशन है उसको चेंज नहीं करता। मतलब उसके अंदर जो मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं, या उसके अंदर जितने भी रॉक्स के अंदर जो कंपोजिशन होता है, किस चीज़ से वो
बना हुआ है, या आइदर वो सिलिका से बना हुआ है या बेसाल्ट से बना हुआ है या किस चीज़ से बना है, तो उसका जो केमिकल नेचर है वो चेंज नहीं करता, ये सिर्फ उसको ब्रेक डाउन करता है मैकेनिकल वेदरिंग के अंदर। द ब्रेक डाउन ऑफ द रॉक्स बाय क्रैकिंग थ्रू वेरियस एजेंसी इज कॉल्ड एस मैकेनिकल वेदरिंग। ये कह रहा है कि अलग अलग एजेंसीज के द्वारा जो हमारी एजेंसीज है, जैसे कि टेम्परेचर के अंदर सनलाइट आ जाएगा, रेन वाटर आ जाएगा, स्नो आ जाएगा, विंड आ जाएगा, प्लांट एनिमल्स आ जाएगा, तो ये इसको क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से हम मैकेनिकल वेदरिंग बोल सकते हैं, क्योंकि अलग अलग एजेंसीज के द्वारा जिसका ब्रेक डाउन होता है उसको हम रॉक्स का, तो उसको हम मैकेनिकल वेदरिंग के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। इट इज़ अबाउट द सेवरल एनवायरमेंट कंडीशन। अलग अलग एनवायरमेंट कंडीशंस के कारण ये क्या होता है, मैकेनिकल वेदरिंग होती है। जैसे हम टेम्परेचर की बात कर लेंगे, रेन की बात कर लेंगे, स्नो और विंग। यहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल दिया हुआ है। कई लोग या कई ज़्यादा बुक्स के अंदर हम देखते हैं या कई साइंटिस्ट मानते हैं कि ये मैकेनिकल वेदरिंग का ही पार्ट है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। लेकिन कई बार क्वेश्चन अगर पूछ ले आपको, तो प्लांट्स एंड एनिमल बायोलॉजिकल वेदरिंग के अंदर भी इंक्लूड किए जाते हैं। अगर आप सेपरेट इसको पढ़ना चाहोगे तो ये बायोलॉजिकल के अंदर आएंगे, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का मानना है या कुछ बुक्स का मानना है जो कि बोलती है कि मैकेनिकल जो वेदरिंग है उसी के अंदर प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूड किए जाएंगे। सबसे पहले टेम्परेचर की बात कर लेंगे। टेम्परेचर कैसे मैकेनिकल वेदरिंग के अंदर इफेक्ट करता है, या किस तरह जो है सॉइल फॉर्मेशन में टेम्परेचर का योगदान रहने वाला है। तो इसके अंदर दिया हुआ है टेम्परेचर इन्फ्लुएंस द ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स बाई, इसको अपन थोड़ा जूम कर लेते हैं, इसको अपन थोड़ा जूम कर लेते हैं। हाँ, ये कहना चाह रहा है टेम्परेचर इन्फ्लुएंस द ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स बाय एक्सपेंडिशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द रॉक्स ड्यूरिंग द डे ऑफ द रॉक्स द हीटेड एंड देम एक्सपेंड एट नाइट दे आर कूल्ड एंड देन contrast contrast since rocks are composed of minerals, these minerals are expand and contrast to this alternative expansion and contraction cause the rocks to crack, especially if the mineral expand and contract in the unequal amount। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, अब ये कहना चाह रहा है कि जो टेम्परेचर होता है वो क्या करता है, दिन के अंदर ज़्यादा टेम्परेचर होता है। दिन के अंदर ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण क्या होता है कि जो हमारा जो सोइल है या रॉक्स वगैरह है तो गर्म हो जाते हैं। गर्म होकर वो क्या करते हैं, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट का ये मतलब कहना चाह रहा है कि वो क्या है, सिकुड़ जाते हैं। तो सिकुड़ सिकुड़ एक मिनट देख लेते हैं। ड्यूरिंग द डे द रॉक्स आर हीटेड एंड दे आर एक्सपेंड। एक्सपेंड मतलब वो एक तरीके से एक्सपेंड करते हैं, मतलब दरारें पड़ जाती हैं उनके अंदर। फिर क्या होता है, एट नाइट दे कूल्ड, फिर वो क्या है, रात रात में क्या है टेम्परेचर ठंडा हो जाता है। देन दे कॉन्ट्रास्ट, मतलब वो सिकुड़ जाते हैं। तो दिन में तो क्या होगा, टेम्परेचर पड़ेगा, सनलाइट पड़ेगी, तो वो एक ही कॉन्ट्रास्ट करेंगे, सॉरी एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड का मतलब वो उनके अंदर दरारें पड़ जाएगी और वो फैल जाएंगे, उनका जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा हो जाएगा। वही अपन बात करते हैं दिन, जब रात में जो जब ठंड हो जाएगी तो वो क्या कॉन्ट्रास्ट करेंगे। अब ये रेगुलर ये जो प्रोसेस है ये एक दिन में नहीं है कि आज दिन में शाम को वो दिन में एक्सपेंड हुआ, जो अब उसका जो रोक है वो बड़ा हुआ, फिर रात में ठंड पड़ी तो छोटा हुआ और लो वेदरिंग हो गई। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। इसमें सालों, हर साल कितने साल लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। ये हमेशा ऐसा होता रहता है, हर हर दिन बड़ा होता है, फिर हर रात में फिर छोटा हो जाता है, हर दिन में बड़ा होता है, फिर इस कॉन्ट्रास्ट, फिर ये एक तरीके से ये चलता रहता है। इसका एक्सपेंड कॉन्ट्रास्ट, एक्सपेंड कॉन्ट्रास्ट, एक्सपेंड कॉन्ट्रास्ट का रेगुलरली प्रोसेस चलता रहता है। तो इसी तरह से क्या होता है, ये खूब बार ये चलते रहते हैं कंपोस्ट ऑफ मिनरल्स। अब ये क्या होता है, जो रॉक्स है, आपको पता है कि रॉक्स खूब सारे मिनरल्स के बने होते हैं। दिस मिनरल आर एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रास्ट टू, ये इसके साथ साथ जो रॉक्स के साथ इसके अंदर जो मिनरल्स है वो भी क्या होते हैं, उनका सरफेस एरिया बड़ा होता है, फिर छोटा होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है। और ये जो अल्टरनेट ये एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन है वो रेगुलरली क्या करेगा, उसको क्रैक कर देगा। फाइनली वो जाकर उसको क्रैक करेगा। फिर जब क्या होगा कि इसका जो हमारा एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक टाइम में आके ये जो रॉक है वो उसके अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे। जैसे कि आपको ये सोइल दिख रही है, इसके अंदर दरारें पड़ जाएगी, तो ये अलग अलग पार्ट्स हो जाएंगे। अगर आप इसकी पपड़ी को उठाओगे तो ये आपको एक साथ नहीं उठेगा, ये अलग अलग पार्ट्स में उठ जाएगा। तो इसी तरह ये क्या है, जो टेम्परेचर है वो किसके ऊपर रोल प्ले करता है, ये रोल प्ले करता है हमारे रॉक्स के ऊपर। तो इस तरह उनका क्या है, ब्रेक डाउन हो जाता है। नेक्स्ट है उसके मैकेनिकल वेदरिंग के बारे में जो इसमें देखेंगे, टेम्परेचर ही चल रहा है। तो समटाइम दिस अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में कॉज द रॉक्स टू पील ऑफ इन द थिन शीट। दिस पीलिंग ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड एज एक्सफोलिएशन। ये कहना चाह रहा है कि कई बार जो एक्सपेंशन और ये कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये क्या कहता है, पील ऑफ द थिन शीट। मतलब इसकी जो ऊपर की है ना, जो लेयर है, एक शीट बन जाती है, वो पील हो जाती है। पील ऑफ मतलब रिमूव हो जाती है। दिस पीलिंग इस प्रोसेस इज नोन एज एक्सफोलिएशन। और इस जो पीलिंग जो ये प्रोसेस है उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सफोलिएशन बोलते हैं। तो कई बार डेफिनेशन में का भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज एक्सफोलिएशन। तो अपन बोलेंगे द पील ऑफ द रॉक इनटू थिन शीट इज नोन एज एक्सफोलिएशन। तो थिन शीट के अंदर भी क्या है, एक्सफोलिएशन हो जाता है। जैसे डायग्राम के आपको समझ में आएगा यहाँ पे। तो वाटर फ्रीज आल्सो इंक्रीज
विथरिंग ये कह रहा है कि जो वाटर, जो फ्रीजिंग वाटर होता है वो भी क्या करता है, विथ वेदरिंग को इंक्रीज करता है। वाटर में एंटर द रॉक्स एंड सर्विसेज crevices in the rocks when it freeze it expand about the 9% of its volume कोच द रॉक टू स्प्लिट। अब वाटर किस तरह काम करता है वो भी अपन इसके अंदर देख लेंगे। तो वाटर क्या होता है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वाटर क्या होता है, रॉक्स के अंदर जो कभी कभार छोटी मोटी दरारें होती हैं उनके अंदर चला जाता है। वाटर कलेक्ट इनटू द रॉक्स, इसके अंदर आप पहले देखना रॉक जो क्रैक है उसके अंदर चला गया। उसके बाद में देखिए वाटर है जो फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि कभी कभार टेम्परेचर वो डाउन चल जाएगा, तो वाटर फ्रीज एंड एक्सपेंड्स। अब वाटर जो फ्रीज होता है ना वो अपनी है ना 9% वॉल्यूम उसकी बढ़ जाती है। जैसे कि अपन देखेंगे कि किसी की साइज है 10 सेंटीमीटर साइज है, तो 9% उसकी जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगी उसकी, मतलब 11 सेंटीमीटर के लगभग उसकी जो वॉल्यूम है हो जाएगी। उसके बाद में जब उसके अंदर फ्रीज हो जाएगा वाटर, तो उसकी क्या करेगी, अब वो क्या करेगी, वाटर की जो फ्रीज होने के बाद में जो सरफेस एरिया वो बढ़ गया, उससे क्या हो गया, उसके अंदर एक क्रैक आ जाएगा, उस रॉक के अंदर क्रैक आ गया। इसके बारे में क्या होगा, आइस थेरोस कॉन्ट्रैक्ट एंड वाटर गोस डीपर इनटू द क्रैक अगेन। अब क्या करेगा फिर जो क्रैक हो जाएगी, अब क्रैक हो जाएगी फिर टेम्परेचर क्या होगा, गर्म हो जाएगा, तो वो मेल्ट जो आइस थी वो नीचे वो पानी में बदल जाएगी। पानी में बदलने के बाद वो नीचे की जो नया क्रैक बनाया उसके अंदर चली जाएगी। फिर उसके बाद में रिपीट एक्शन होगा, वही चीज़ होगी। फिर उसके अंदर क्या होगा, वो जम जाएगा, फिर वो अपनी 9% वॉल्यूम बढ़ाएगा, फिर उसके अंदर नया क्रैक आएगा। तो धीरे धीरे ऐसे प्रोसेस होता रहा, तो फिर फाइनली जाके वो जो चट्टान है वो पूरी तरीके से, रॉक है वो पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये प्रोसेस रहेगा इसके अंदर। मैकेनिकल वेदरिंग के अंदर रेन वाटर का देख लेंगे। रेन वाटर कैसे काम करता है वो आपको डायग्रामेटिकली इसमें देख रहा होगा। द रेन वाटर फ्लोइंग द रॉक आल्सो कोज द ब्रेक डाउन ऑफ द रॉक। ये कैसे करता है आपको भी दिख रहा होगा। ये पानी आएगा, पानी आके इसके अंदर जाएगा, फिर ये फ्रीज होगा, ये 9% अपनी वॉल्यूम बढ़ाएगा, फिर 9% वॉल्यूम बढ़ाएगा, इसमें नया क्रैक आएगा, फिर हमारा जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाएगा, फिर वो वाटर में जो आइस है वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर वो नीचे की तरफ जाएगी उस क्रैक के अंदर, फिर उसकी जो टेम्परेचर है वो ठंडा हो जाएगा, फिर उसकी जो बर्फ़ है वो वापस बन जाएगी, फिर अपनी 9% वॉल्यूम बढ़ाएगा, और इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। नेक्स्ट अपन स्नो की बात कर लेते हैं। स्नो कैसे काम करता है, स्नो का भी वो सेम है, वही चीज़ रहने वाली है जो अभी मैंने समझा है। स्नो मूव डाउन टू द रॉक्स फ्रॉम ग्लेशियर एंड ग्राइंड्स द अंडरलेइंग पार्टिकल्स एंड चेंज इनटू द सोइल। ये क्या करेगी, वही क्या है, स्लो क्या करेगी, वहाँ से ग्लेशियर वगैरह से जो बर्फ़ है वो आती है, फिर वो क्या करेगी, अंडरलेइंग जो पार्टिकल्स है वो अंदर ग्राइंड्स करेगी, और वो क्या है फाइनली सोइल के अंदर चेंज हो जाएगी। विंड की बात करेंगे, विंड किस तरह काम करती है, तो विंड कैरी स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ रॉक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस एंड दे हेल्प इन द सोइल फॉर्मेशन। विंड क्या करती है, जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स होती है जो हमारे रॉक्स के, उनको एक जगह से दूसरी जगह कैरी करती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर विंड का। ये तो कैरी का करने का काम तो करती करती, कई बार हवा बहुत तेज़ी से आती है। तो आपको पता कि हवा, कई बार आप देखते हो कि कई बार मैंने आप वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे, उसके अंदर कहते हैं हवा इतने प्रेशर से डाली जाती है किसी चीज़ के अंदर कि उसके अंदर आर पार छेद हो सकता है। तो हवा भी ऐसे कम नहीं है कि आपको ना ब्रेक डाउन नहीं कर सकती। कई बार तेज़ हवाएं आती है, हम हिमालय में तेज़ हवाएं चलती है, तो चट्टानों को वो ईजिली ब्रेक डाउन कर देती है, उसको कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है। तो ये भी इसके अंदर हो सकता है। इसके अंदर प्लांट एंड एनिमल देखेंगे। वैसे आप इसको बायोलॉजिकल में भी इंक्लूड कर सकते हो, तो आप चाहो तो अलग से भी इसको लिख सकते हो। ये कैसे काम करते हैं वो भी आपको दिखेगा। प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट्स की क्या होती है, रूट्स क्या होती है, ग्रो इनसाइड रॉक्स एंड ब्रेक इट टू इट इनटू टू सॉइल फॉर्म। तो ये क्या करता है, जो प्लांट्स वगैरह आपने देखे होंगे कि पहाड़ पे आप कभी गए होंगे, तो वहाँ पे पहाड़ों के ऊपर पेड़ ही पेड़ होते हैं। तो पेड़ ही पेड़ होते हैं, उनकी जो वहाँ पे सॉइल तो होती नहीं। अब आप देखोगे यार सोइल है नहीं, वहाँ पे प्लांट ग्रो कर रहे हैं, तो उनकी जो फिर भी वो है ना गिर नहीं रहे, तो उन्होंने क्या कर रखा है, जो उनकी जो प्लांट्स की रूट है वो एक तरीके से उनके अंदर क्रैक्स करके, पत्थर के अंदर या जो चट्टाने हैं उनके अंदर क्रैक्स करके फिर उन्होंने जकड़ा हुआ है एक तरीके से। इसलिए वो प्लांट क्या है, अच्छी तरह से खड़े रहते हैं, या तेज हवा के साथ वो गिरते नहीं है ईजिली। तो वो क्रैक कर देंगे उसके अंदर, वो क्रैक करने के बाद में एक टाइम में क्या होगा कि जो चट्टान है वो एक तरीके से अलग अलग टुकड़ों में टूट जाएगी। तो इस तरह प्लांट उसके अंदर एक्ट करते हैं। एनिमल बरोस विच डिसइंटीग्रेटेड द रॉक्स। वही अपन बात करते हैं एनिमल्स वगैरह की बात करते हैं। जैसे कि आपको अर्थवॉर्म देखने को मिलेगा। अर्थवॉर्म को अगर आप खूब समय के लिए या आप अपनी सॉइल में रखते हो, तो एक तरीके से उसको क्या करता है कि सॉइल को फाइनल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह का देख लेते हैं, तो वो जो किसी भी चीज़ को है वो डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, और डिकम्पोजिशन करके उसको जो बैक्टीरिया हम देखते हैं जो कि 20 से 40 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर उस पर अच्छी तरह से काम करते हैं, तो वो भी एक तरीके से इसको सॉइल फॉर्मेशन में हमारे काम करते हैं। केमिकल वेदरिंग देख लेंगे, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है। केमिकल वेदरिंग के अंदर आपको दिखेगा उसका जो केमिकल कंपोजिशन है रॉक्स वगैरह का, उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज हो जाएगा। तो केमिकल कंपोजिशन में क्या क्या आने वाला वो इस वीडियो में अपन इसका जो स्लाइड है इसमें अपन देखते हैं। इन केमिकल वेदरिंग द कंपोजिशन ऑफ द रॉक इज
अल्टर्ड मतलब ये चेंज हो जाता है उसका केमिकल कंपोजिशन। वही अपने फिजिकल वेदरिंग की या बायोलॉजिकल वेदरिंग की बात करते हैं, वहाँ पे केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता। ए न्यू प्रोडक्ट विथ इजीली क्रम्बल्स टू पीस इज फॉर्म्ड। ये कहना चाह रहा है एक फिर उसके बाद जो उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है तो एक नया प्रोडक्ट उसके अंदर बनता है जो कि इजीली क्रम्बल्स टू पीसीस इज फॉर्म। उसके अंदर क्या है, इजीली क्रम्बल मतलब वो टूट जाता है और उसके अंदर जो पीसीस है मतलब जो पार्ट्स है वो अलग अलग उसके अंदर फॉर्म हो जाते हैं। वही केमिकल वेदरिंग इज बाउट अबाउट बाय द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द मिनरल्स इन द रॉक्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एंड वाटर। ये कहना चाह रहा है कि केमिकल वेदरिंग इज बाउट अबाउट बाय ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के द्वारा केमिकल वेदरिंग होती है और किसके बीच में वो केमिकल रिएक्शन होती है, इस बिटवीन द मिनरल्स इन द रॉक्स, जो रॉक्स के अंदर जो मिनरल्स होते हैं उनके बीच में, एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और वाटर जो CO2 O2 एंड वाटर जो होता है उनके बीच में, और साथ में जो मिनरल्स जो पाए जाते हैं रॉक्स के अंदर उनके बीच में ये केमिकल एक रिएक्शन होती है। केमिकल वेदर में कोज ड्यू टू द, इसके अंदर किस किस के कारण के जो केमिकल वेदरिंग वो हो सकती है इसके अंदर बता रखा है, हाइड्रोलाइसिस के, हाइड्रेशन के कारण, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन, सोलवेंट एक्शन। इनके बारे में अगर बात करने वाले, हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, हाइड्रेशन क्या होता है, कार्बोनेशन क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है या सोलवेंट एक्शन क्या होता है, इनके बारे में हम देखने वाले हैं। हाइड्रोलाइसिस का मतलब हो गया ब्रेक डाउन ऑफ द रॉक मिनरल बाय द एक्शन ऑफ वाटर। ये कह रहा है वाटर के एक्शन के कारण जब एक तरीके से बोल रखते हैं कि जो हमारा रॉक्स है वो टूट जाता है तो उसको अपन हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। या कई बार आता है कि ये क्वेश्चन कई बार हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ H2O मोलिकुल इज नोन एज हाइड्रोलाइसिस की अपन हम बात करेंगे। हाइड्रेशन की बात करें तो वाटर डिसोसिएट इनटू आयंस ऑफ H एंड OH रिएक्ट विद डिफरेंट कंपाउंड्स, द रिएक्शन कोज द ब्रेक डाउन ऑफ द रॉक। ये कहना चाहिए वाटर क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है H और OH आयन के अंदर। वही हाँ, द वाटर डिसोसिएट इनटू H एंड OH आयन रिएक्ट विद द डिफरेंट कंपाउंड, जो अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं रॉक्स के अंदर जो जितने भी मिनरल्स पाए जाते हैं उनके साथ वो रिएक्ट करेगा और ये क्या करेगा, ये ब्रेक डाउन करेगा फाइनली उस रॉक को। कार्बोनेशन की बात करें तो वाटर एंड CO2 रिएक्ट टू फॉर्म ए कार्बोनिक एसिड विच अल्टर द कंपोजिशन ऑफ द रॉक। ये कहना चाह रहा है कि जब हमारा जो CO2 है वो जो वाटर के साथ एक्ट करता है तो एक जो कंपाउंड है वो बनता है, उसको कंपाउंड को हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, उसके अंदर बनता है जो कि क्या करता है, जो केमिकल कंपोजिशन होता है हमारे रॉक्स का उसको अल्टर कर देता है, उसको चेंज कर देता है, जिसके कारण जो रॉक है वो वीक हो जाता है और वो एक ईजिली तरीके से ब्रेक डाउन हो जाता है। ऑक्सीडेशन की अपन बात करते हैं, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रॉक विच कंटेन आयरन अंडर को ऑक्सीडेशन विच मेक इज पोरस एंड ब्रेकेबल। जब जिन रॉक्स के अंदर क्या होता है, आयरन कंटेंट होता है, कुछ रॉक्स ऐसे होते हैं कि आयरन मिनरल्स भी, जो आयरन है वो मिनरल के फॉर्म में पाया जाता है, वो क्या करते हैं ऑक्सीडेशन के अंदर चले जाते हैं, उनका क्या है ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो क्या कहते हैं पोरस एंड ब्रेकेबल जो कंपाउंड है वो बना देते हैं, जिसके क्या होते हैं रॉक इजीली ब्रेक डाउन हो जाती है। सॉल्वेंट एक्शन की बात कर लेते हैं, वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट डिजोल्व सम मिनरल्स एंड कोज द ब्रेकिंग ऑफ द सोल। ये क्या है ना, वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मतलब किसी भी लगभग हर चीज़ में घुल जाता है और ये क्या करता है रॉक्स वगैरह को ब्रेकेबल बना देता है। इसी के साथ ये सेशन एंड होने वाला है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर ले। टेलीग्राम चैनल पे आपको इस सेशन की जो PDF है वो मिल जाएगी इजीली। और अगर आपका कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर सेशन को लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक कीजिए, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही सेशन पाने के लिए आप रेगुलरली हमारे साथ जुड़े रहिए। और इस सेशन को यही एंड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।